साथियों 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्कार बच्चों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का 7वां लेसन है समकालीन विश्व में सुरक्षा। बहुत ही साधारण सा पाठ है, लास्ट तक इसको देखना है। इस चैप्टर से बनने वाले सारे छोटे बड़े प्रश्न इसमें से हम कवर करेंगे और कोई अलग पार्ट नहीं आएगा, एक ही वीडियो में पूरा लेसन है, तो ध्यान से इसे देख लेना। सिंपल सा है, इसमें हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व में सुरक्षा। अब देखो, विश्व की सुरक्षा हम पढ़ेंगे। अब विश्व की सुरक्षा के अंतर्गत आप मान सकते हो उसी के अधीन आती है भारत या अपने देश की सुरक्षा, उसी के अधीन आते हैं अपने घर परिवार की सुरक्षा। कहने का मतलब है आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, इन चीज़ों को हम जानेंगे। अब शुरुआत हम कहाँ से करेंगे कि जानेंगे कि सुरक्षा क्या होती है, सुरक्षा की धारणाएं कौन कौन सी हैं। जैसे सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। अब पारंपरिक धारणा में भी बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, और उसके बाद देखो जो वहाँ पर ये चीज़, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे क्रिकेट का एक गेम होता है, उसमें बैट देखने के बाद आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता है कि इसमें बॉल भी होनी चाहिए। सही या गलत है कि बैट जब हमने देख लिया किसी के हाथ में, तो क्रिकेट गेम के रूल के अकॉर्डिंग हमारे बॉल ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगी। वैसे जब सुरक्षा का सवाल हो रहा है, यहाँ सुरक्षा का जब सिस्टम हमारे सामने है, तो हमारे दिमाग में जैसे बैट को देखकर बॉल हमारे दिमाग में आई, वैसे हमारे दिमाग में आएगी कि सुरक्षा मतलब कोई ना कोई खतरा, उसी से तो हमें सुरक्षित रहना है। अब देखो, अब उसमें देखो कई चीज़ इसमें पढ़ेंगे हम। जैसे कि अब सुरक्षा हमें किन चीज़ों से चाहिए, खतरा हमें किन चीज़ों से है। अब जब माँ के गर्भ में भ्रूण बनता है तो खतरा वहीं से ही उत्पन्न हो जाता है। अब आपको पता है कि बच्चे माँ के गर्भ में भी ख़त्म हो जाते हैं, तो सुरक्षित तो वहाँ भी नहीं है। तो बाहर आने के बाद, इस दुनिया में आने के बाद, जब हम घर परिवार में रहते हैं, तो वहाँ हम चल रहे हैं, बाथरूम में हम नहा रहे हैं, तो वहाँ पर फिसल गए, हमें लग गई, चोट लग गई, तो सुरक्षित वहाँ भी नहीं है। जैसे हम खेल रहे हैं तो चोट वहाँ लग गई, वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। घर में कोई कार्य कर रहे हैं, उसके अधीन हमारे चोट लग गई। कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि आपका कोई कपड़ा है और वो फट गया, आप उस पर सिलाई कर रहे हो। अब वहाँ से आप कैंची यूज में लेते हो सकता है आपकी उंगली कट जाए। मतलब किसी प्रकार की कोई भी घटना हो सकती है, खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे साथ में हो रही है, जैसे कि हम गाड़ी में जा रहे हैं तो खतरा, दुर्घटना होने का खतरा होता है ना। लेकिन ये नहीं माने कि ये अभी दुर्घटना होगी, अभी दुर्घटना होगी, अभी दुर्घटना होगी, ऐसा सिस्टम नहीं होता। हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी हमें निकल जाए अच्छे से ड्राइव करते हुए और हमें दुर्घटना का सामना ही नहीं करना पड़े, तो सुरक्षित है। खतरा ज़रूर है लेकिन सुरक्षित है। अब यहाँ हम खतरे को, कौन सी चीज़ को खतरा माने और उससे हमें सुरक्षित रहना है, ये चीज़ हम जानेंगे। बाकी मैंने बता दिया खतरा हर जगह है, जीवन एक खतरा है, लेकिन कौन सी चीज़ों को हम खतरा माने। एक ऐसी चीज़ को हमें खतरा मानना चाहिए जिसमें हमारी जान को खतरा है, अचानक जान को खतरा है और जो हमें सामने दिखाई देता है। अब इसको डिटेल से हम जानेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें पारंपरिक धारणा, अपारंपरिक धारणा के बारे में पढ़ेंगे, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे।
अब ये जो सुरक्षा है, खतरा है, इससे कैसे बचा जाए, बाह्य खतरे से किस तरीके से बचा जाए, आंतरिक खतरे से कैसे बचा जाए, और आंतरिक सुरक्षा होती क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या होती है, मानवता की सुरक्षा किस प्रकार से किया जाए, देश के लिए सुरक्षा किस प्रकार से की जाए देश की, तो इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, ध्यान से आप देखें। हाँ, एक चीज़ और है कि मॉडल पेपर हमने करवा रखे हैं राजनीति विज्ञान के, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखें। अगर राजनीति विज्ञान के आपको नोट्स हैं तो इस चैनल की कम्युनिटी में डिटेल डाल दी जाएगी, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब देखो सुरक्षा क्या है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ खतरे से आज़ादी होता है, मतलब जहाँ खतरा नहीं होता वहाँ सुरक्षा है। परंतु हर प्रकार के खतरे से सुरक्षित रहना संभव नहीं है, जैसा कि हमने जिक्र किया, क्योंकि हर इंसान हर समय किसी न किसी खतरे के दायरे में ही रहता है। जैसे गाड़ी चलाते समय दुर्घटना होने का खतरा, खेलते समय गिरने या चोट लगने का खतरा आदि। अब सुरक्षा का संबंध है वो बड़े गंभीर खतरों से है। इस वजह से सिर्फ उन्हीं खतरों को एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा जिनसे उस व्यक्ति के केंद्रीय मूल्यों को नुकसान पहुंचे। दूसरे शब्दों में हम समझें तो उस व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता का खतरा हो, उसे हम खतरा समझेंगे और उसी से हमें सुरक्षित रहना है। छोटी छोटी चीज़ों से हमें सुरक्षित नहीं रहना है, क्योंकि वो छोटे मोटे खतरे तो चलते रहते हैं। जिसमें जान माल का नुकसान हो उसे हम खतरा मानेंगे और उसी से हमें सुरक्षित रहना है। अब सुरक्षा की धारणा। सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को मोटे रूप में दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये वर्ग कौन कौन से है? एक तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा और सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा, ये दोनों आपको याद रखना है। तो कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है सुरक्षा की धारणा को? दो भागों में, एक सुरक्षा की पारंपरिक धारणा और एक सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। अब सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के भी दो रूप है, एक तो बाह्य सुरक्षा और एक आंतरिक सुरक्षा। अब देखो, बाह्य सुरक्षा जैसे कि बाहर से हमें नुकसान हो, जैसे बाहरी देशों से हमें नुकसान हो तो बाहरी सुरक्षा हो गई, उसके प्रति बाहरी सुरक्षा हमें करनी होगी। और आंतरिक सुरक्षा मतलब देश के अंदर ही हमें, जैसे जातिवाद है, अलगाववाद, भ्रष्टाचार, इनसे जब हमें नुकसान है, खतरा है, तो इनसे सुरक्षित रहना, ये आंतरिक सुरक्षा हो गई। तो सुरक्षा के पारंपरिक सुरक्षा, इसमें आप देखें सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अंदर उन खतरों को शामिल किया जाता है जो देश के लिए खतरनाक होते हैं। पारंपरिक में जो देश के लिए खतरनाक होते हैं, यानी वह खतरे जिनमें कोई देश या उसमें रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचे, तो वो क्या होते हैं? पारंपरिक धारणा के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें देखो, बाहरी सुरक्षा, ऐसे सभी खतरे जो एक देश को उसकी सीमा से बाहर से होते हैं उन्हें बाहरी सुरक्षा के दायरे में रखा जाता है। इनमें से सबसे बड़ा खतरा आसपास के देशों से होता है। ठीक है, आसपास के देशों से हमें खतरा होता है, पड़ोसी देशों से ज़्यादातर होता है, जो युद्ध करके उस देश की सीमा को प्रभावित कर सकते हैं। बाह्य सुरक्षा की पारंपरिक नीतियाँ निम्नलिखित है। अब बाह्य सुरक्षा, हम बाह्य जो आक्रमण है उनसे हमें सुरक्षित कैसे रहना है? तो पहला तो आत्मसमर्पण करके, कि आत्मसमर्पण करना या दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना। आत्मसमर्पण करना, हथियार डाल देना कि हमें ज़्यादा नुकसान ना हो तो उनके अनुसार चलना, दूसरे देश के अनुसार उनसे संधि कर लेना। ठीक है, फिर अपरोध तथा सुरक्षा नीति। अब इसे आप देखें कि सुरक्षा नीति का संबंध समर्पण करने से नहीं है, बल्कि इसका संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से भी है, जिसे अपरोध कहा जाता है। देखो, हमने आत्मसमर्पण तो कर दिया, लेकिन उसके तहत हमें संधि भी करनी होगी, हमें युद्ध को रोकना भी होगा, युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने से रुक जाए। तो इसमें ये चीज़ें बतानी कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरे ऊपर अटैक करोगे तो मेरे साथ भी ये चीज़ें हैं, मेरे देश में भी ये हथियार हैं, ये चीज़ें हमें बताकर उसके युद्ध को रोकना, जिससे सामने वाला देश है वो सहम जाए, रुक जाए। सैन्य शक्ति को मजबूत बनाकर सुरक्षा कैसे करेंगे? अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत बनाकर। एक देश के लिए उसकी सेना सबसे जरूरी होती है, क्योंकि वह उसे उन सभी खतरों से बचाती है जिससे आसपास के देशों से हो सकते हैं। ऐसे में अपनी सेना को मजबूत रखना बाहरी खतरों से बचने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन स्थापित करके। तो शक्ति बिल्कुल संतुलित होनी चाहिए। देश के शक्ति संतुलन का मतलब होता है साथियों, अपने आसपास के देशों पर नजर रखना चाहिए और अपनी शक्ति को हमेशा उनकी शक्ति के बराबर रखना चाहिए। यानी अगर वह सैन्य रूप में
आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं तो खुद भी प्रयास करना चाहिए कि अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ावा दे, ताकि दोनों देश हमेशा बराबर शक्तिशाली रहे, जिससे कोई भी देश एक दूसरे पर हमला करने की हिम्मत न करें। गठबंधन की नीति अपनाकर गठबंधन करना चाहिए एक दूसरे देशों के साथ में। गठबंधन बनाना भी युद्ध रोकने का एक अच्छा तरीका है। इसके अंदर वह सभी देश हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे के लिए खतरा बन सकते हैं, आपस में गठबंधन बना लेते हैं और एक विश्वास कायम करने की कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, सहयोग करेंगे, वो एकजुट हो जाते हैं। फिर आंतरिक सुरक्षा की हम बात करें, आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत उन सभी खतरों को शामिल किया जाता है जो एक देश को उसकी सीमा के अंदर से होते हैं, यानी कि उसी के यहाँ रहने वाले लोगों से उसके अंदर खतरा उत्पन्न हो जाता है, जैसे जातिवाद की वजह से, अलगाव, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, इनकी वजह से होने वाले दंगे हैं, गृह युद्ध है। इसी तरह के खतरे को आंतरिक अवधारणा में हम शामिल करेंगे जो देश के अंदर होते हैं। फिर सुरक्षा के पारंपरिक तरीके आप देखें, सुरक्षा के परंपरागत धारणाओं में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का प्रयोग यथासंभव सीमित होना चाहिए, हिंसा बहुत ही कम होनी चाहिए, अर्थात युद्ध समय अथवा दूसरों के जनसंहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए। युद्ध जब करना चाहिए जब खुद को मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो युद्ध को करना चाहिए। युद्ध के साधनों का भी सीमित प्रयोग करना चाहिए कि ज़्यादा किसी को नुकसान न हो। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके इस संभावना पर आधारित है कि देशों के बीच एक न एक रूप में सहयोग है। सुरक्षा के तरीके निम्नलिखित हो सकते हैं। तो किस प्रकार से सुरक्षा कर सकते हैं? निशस्त्रीकरण द्वारा। इसका आशय यह है कि सभी राज्य कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आए, मतलब हथियारों की होड़ पर रोक लगाई जाए अथवा बनाए गए शस्त्रों को कम किया जाए। इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच बातचीत के द्वारा ऐसे हथियारों को खत्म करने का फैसला लिया जाए जो कि भविष्य में जाकर उन दोनों के लिए खतरा हो सकते हैं। इससे दोनों देश अपने अपने खतरनाक हथियारों को खत्म करते हैं। 1972 की जैविक हथियार संधि, 1992 की रासायनिक हथियार संधि इसी के ही उदाहरण है। अस्त्र नियंत्रण, तो किस प्रकार से हम जो हथियार हैं उन पर नियंत्रण रख सकते हैं? अस्त्र नियंत्रण का मतलब होता है कि ऐसे खतरनाक हथियार जो बनाना कम करना और उन पर रोक लगाना जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जैसे परमाणु हथियार। अमेरिका और सोवियत संघ के अस्त्र नियंत्रण की कई संधियों पर हस्ताक्षर किए। इनमें से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM 1972 की है, साल्ट II संधि, स्टार्ट, और एक महत्वपूर्ण संधि कौन सी? परमाणु अप्रसार संधि NPT 1968 में भी एक अर्थ में ये अस्त्र नियंत्रण संधि है, परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है। आंतरिक खतरों से बचाने के लिए अन्य उपाय कौन कौन से हैं? तो आंतरिक खतरों से हम कैसे बच सकते हैं? तो निष्पक्ष राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान रूप से विकास होना चाहिए, भेदभाव की समाप्ति होनी चाहिए, सभी को समान अधिकार दिए जाने चाहिए, जिससे आंतरिक सुरक्षा बढ़ती है। ठीक है। आंतरिक कलेश इसमें से घटता है। सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा की हम बात करें साथियों, तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत उन खतरों को शामिल किया जाता है जो किसी देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरनाक है और इनका समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में आप समझें तो दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे खतरे जो कि पूरी मानवता जाति के लिए खतरनाक हो। इससे राज्य के साथ साथ व्यक्तियों, समुदायों तथा समूची मानवता की सुरक्षा को आवश्यक बताया गया है। इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व सुरक्षा कहा जाता है। अपारंपरिक में जो पूरे विश्व के लिए नुकसानदायक हो उसको हम मानेंगे, जैसे उदाहरण के लिए जैसे ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा, निर्धनता, महामारी, आतंकवाद, शरणार्थियों की समस्या, बढ़ती हुई जनसंख्या आदि इसमें अपारंपरिक में आएंगे। फिर मानवता की सुरक्षा किस प्रकार से की जाए साथियों? कि मानवता की सुरक्षा का विचार राज्य सुरक्षा से व्यापक है। तो राज्य सुरक्षा से बड़ा है मानव की जान बचाना, मानव की सुरक्षा करना। इसका प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की सुरक्षा करना है। विश्व सुरक्षा में देखो, विश्व मतलब पूरे विश्व की सुरक्षा, वैश्विक ताप वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स, बर्ड फ्लू जैसी समस्याओं व महामारियों के मद्देनजर, जैसे इसमें आतंकवाद भी आता है। 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी, मतलब ये जो वैश्विक स्तर पर जैसे कि कोरोना महामारी आई थी, वैश्विक स्तर पर आई थी, सभी मिलकर एक साथ मिलकर प्रयास किया गया था। वैसे ही विश्व की सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए, सभी विश्व मिलकर प्रयास करना चाहिए। इन समस्याओं की प्रकृति वैश्विक है, इसलिए इनके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अति आवश्यक है।
फिर सहयोगमूलक सुरक्षा, यहाँ देखिए साथियों कि विश्व के बहुत सारे ऐसे खतरे हैं जिनका समाधान कोई एक देश अकेला नहीं कर सकता। इन्हीं खतरों से निपटने के लिए सभी देशों को एक साथ काम करने की ज़रूरत है। खतरों से लड़ने के इसी तरीके को सहयोग मूलक सुरक्षा कहा जाता है, मतलब सभी को एक साथ एकजुट होकर सुरक्षा प्रदान करना। दूसरे शब्दों में जब विश्व के सभी देश एक साथ मिलकर खतरों से लड़ने का प्रयास करें तो वह ही सहयोग मूलक सुरक्षा कहलाता है। सहयोग मूलक सुरक्षा क्या होती है साथियों कि पूरा विश्व एकजुट होकर प्रयास करे। फिर आतंकवाद, इसको आप देखेंगे, आतंकवाद उस स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी अनुचित मांगों को पूरा करने के लिए हिंसा का सहारा ले। मतलब कि कोई व्यक्ति है वो अपनी अनुचित है, जो मांग वाजिब ही नहीं है, जायज़ ही नहीं है, उसको मनवाने का जो प्रयास करते हैं हिंसा के जरिए, जो हिंसा का सहारा लेते हैं, मारकाट करते हैं, जैसे तालिबान वाला, अफगानिस्तान वाला आपने अभी लेटेस्ट में देखा। भारत में आतंकवाद का स्वरूप किस प्रकार का है तो धार्मिक आतंकवाद, मतलब धर्म के आधार पर लोग आतंकवाद फैलाते रहते हैं। पंजाब और कश्मीर में धार्मिक आतंकवाद है। पृथकतावादी आतंकवाद, पंजाब में खालिस्तान की मांग को लेकर फैला गया आतंकवाद, और जम्मू कश्मीर में कश्मीर को आज़ाद कराने की मांग को लेकर यह आतंकवाद था। फिर विदेशी आतंकवाद, अब इसके अंतर्गत आप देखो कि विदेशी आतंकवाद में जम्मू कश्मीर और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवाद का ये उदाहरण है। देखो विदेशी आतंकवाद वो आतंकवाद होते हैं जो उनको विदेश से सपोर्ट करते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर और भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जो आतंकवाद फैले हुए हैं उनको पाकिस्तान सपोर्ट करता है। फिर क्षेत्रीय आतंकवाद किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह में वो नक्सल एरियो में, छत्तीसगढ़ वगैरह में जो आतंकवाद फैलाता है वो। भारत की सुरक्षा नीतियां कौन कौन सी है तो सैन्य क्षमता को मजबूत करना। सुरक्षा नीतियां कौन कौन सी है कि सैन्य क्षमता को मजबूत करना। आज़ादी के बाद से ही भारत और उसके आसपास के देशों के रिश्तों में समस्याएं रही है। इसी वजह से भारत ने शुरू से ही अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की है। इसी वजह से भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण जैसलमेर राजस्थान में किया, जो असफल रहा, और 1998 में इसी जगह पर पोखरण जैसलमेर में दूसरा परमाणु परीक्षण किया जो सफल रहा और परमाणु संपन्न देश बन गया भारत। देश की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटना, तो देश की आंतरिक सुरक्षा की समस्या है उससे कैसे निपटा जा सकता है कि भारत में अनेक अंदरूनी समस्याएं मौजूद हैं, जैसे कि गरीबी, अलगाववाद, नक्सलवाद, असमान विकास, भ्रष्टाचार। इन सभी समस्याओं का समाधान करना भारत के लिए एक चुनौती से कम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत बनाना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत में गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई गई। एशियाई एकता पर बल दिया गया, औपनिवेशीकरण का विरोध किया गया, एशियाई एकता पर भी इसमें जोर दिया गया। फिर सामाजिक आर्थिक विकास में आप देखें कि आर्थिक और सामाजिक विकास हर देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता है तो इसके लिए उसे दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है, जिस वजह से उसके गुलाम बनने का खतरा बढ़ जाता है। और उन्हीं सब चीज़ों को देखकर भारत ने शुरू से ही कोशिश की है कि देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। तो प्ले लिस्ट में जाकर देखोगे तो आपको अच्छे से राजनीति विज्ञान मिलेगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के माध्यम से, मॉडल पेपर के माध्यम से भी हमने करवा रखे। अगर आपको राजनीति विज्ञान के नोट्स चाहिए तो इस चैनल की कम्युनिटी में डिटेल को चेक करें। धन्यवाद साथी।